हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर चैप्टर 15 वेव्स इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी के साथ 11th फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, किसी भी चैप्टर को या यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिटेल सिलेबस डिस्कस करते हैं। उसी प्रकार आज के इस लेक्चर में फिर वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल सिलेबस देखते हैं, उसके बाद सभी टॉपिक्स को एक एक करके वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर 15 जिसका नाम है वेव्स, इसके अंदर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेव, या इसी को हम लोग वेव मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वेव होता क्या है और वेव फॉर्म कैसे होता है, जो वेव होता है उसका फॉर्मेशंस कैसे होता है, और वेव के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेव कितने टाइप से होते हैं। अगर हम लोग मीडियम के बेस पर बात करें तो वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेव। वेव को समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है इसके आधार पर इसको कितने टाइप से कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग वेव के अंदर में ही फिर से हम लोग वेव का टाइप्स के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर वेव्स जो होगा वो एनर्जी ट्रांसफ़र के बेस पर होगा। यहाँ पर वेव को हम लोग जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसके बेस पर कैटेगराइज करेंगे। तो ये रहा चैप्टर 15 वेव्स का फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, ये जो है फर्स्ट टॉपिक के अंदर में जितना भी पॉइंट हम लोग कवर करेंगे ये इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता, बट इधर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड नंबर का टॉपिक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव होता क्या है और इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहते हैं ये कैसे डिराइव करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। उसके बाद इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये स्टेशनरी वेव, इसी को स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव के नाम से भी जानते हैं। स्टेशनरी वेव बोलो या फिर स्टैंडिंग वेव बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे कि ये होता क्या है। इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ग्राफिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। स्टैंडिंग वेव फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स। जो स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं उनके एंड को फिक्स करके, तो वहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस होता है वो स्टैंडिंग वेव होता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैंडिंग वेव फॉर ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। जो ऑर्गन पाइप होता है जो कि क्लोज होता है और ओपन दोनों ही केस में होता है, तो दोनों केस हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव होता है, इसके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो स्टेशनरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है बीट्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है एग्जाम में। यहाँ से टू टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलता है, एक तो बीट्स का टाइम पीरियड पूछेंगे या फिर बीट्स के लिए फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग सारा चीज़ डिटेल में देखेंगे, जैसे कि डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन और एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर बीट्स। और ये बीट्स जो होता है इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। तो ये सारा टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेव, या इसी को हम लोग बोल देते हैं वेव मोशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वेव होता क्या है। अगर आप लोगों को 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ दिया जाए व्हाट इज वेव, व्हाट डू मीन बाय वेव मोशन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम विच प्रोपगेट्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू
other without the transport of matter or mass। तो वेव एक प्रकार का क्या है, डिस्टरबेंस है। किसका डिस्टरबेंस है, तो किसी भी मीडियम का डिस्टरबेंस है। किसी भी मीडियम का डिस्टरबेंस होता है, कौन, वेव। तो मीडियम में जब डिस्टरबेंस होता है तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर एनर्जी और मोमेंटम जो है प्रोपागेट होती है या ट्रांसफर होती है। तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, तो एक जगह से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है, लेकिन वहां पर मास या पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, वेव क्या होता है, किसी भी मीडियम का एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम का एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, बिना पार्टिकल या मैटर या मास का ट्रांसफर हुई। मतलब यहां पर केवल पार्टिकल्स की एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है। एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है वेव। अगर हम लोग फॉर्मेशंस की बात करें तो वाटर में, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वाटर में वेव फॉर्म कैसे होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि पॉन्ड्स होता है, तालाब होता है, या नदी होता है, या फिर कुआं होता है। उसमें जब हम लोग एक कंकड़ मारते हैं तो कंकड़ के चारों ओर कुछ इस प्रकार का वेव हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, स्फेरिकल है ना। तो यहाँ पर ये जो डार्क लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम लोग किसी पॉन्ड्स में, तालाब में जब हम लोग कंकड़ मारते हैं, तो जब हम लोग उसको ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है या फिर इस प्रकार से दिखता है। तो इसको बोलते हैं, जो वाटर वेव होता है उसका टॉप व्यू बोलते हैं। अगर इसी को हम लोग वर्टिकल सेक्शन से देखें तो यही जो फॉर्मेशन है हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जहाँ पर ये कहलाता है क्रेस्ट। ये वाला जो पार्ट है ये सभी पार्ट्स कहलाता है क्रेस्ट, और यहाँ पर इसको बोला जाता है नॉर्मल लेवल। ये जो डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है नॉर्मल लेवल। और यहाँ पर वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपागेट होती है, सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अगर इसके प्रोपागेशन डायरेक्शंस की बात करें तो ये वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है। तो यहाँ पर ये जो एरो लाइन देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन को इंडिकेट करता है। और अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करें और इस पोर्शन की बात करें तो ये ट्रफ को इंडिकेट करता है। तो ये रहा वाटर वेव का फॉर्मेशन। चलिए अब वेव के अंदर में आगे हम लोग जानते हैं वेव के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इट इज़ अ शॉर्ट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। तो वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है जो किसी भी मीडियम में क्या करता है, ट्रेवल करता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज ये है, मटेरियल मीडियम इज इसेंशियल फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव होता है इसके प्रोपगेशंस के लिए, इसके बहाव के लिए, इसके संचरण के लिए हमको मटेरियल की मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों को चलने के लिए एक रोड की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार ये मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मैकेनिकल वेव क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, व्हेन अ वेव मोशन पासेस थ्रू अ मीडियम, particle of the medium only vibrate simple harmonically about their mean position। जब भी कहीं पर हम लोगों को वेव देखने को मिलता है तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स की एनर्जी है या वो जो वेव जो है प्रोड्यूस होता है, वो वेव क्यों प्रोड्यूस हो पाता है, तो उस मीडियम में जो पार्टिकल रहते हैं वो पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते हैं या वाइब्रेटरी मोशंस करते हैं अपने मीन पोजीशंस के टू एंड फ्रो। इसी वजह से वहाँ पर उस मीडियम में वेव प्रोड्यूस हो पाता है। दे डू लीव देयर पोजीशन एंड मूव विद द डिस्टर्बेंस। तो उस मीडियम में जो पार्टिकल्स होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है, टू एंड फ्रो मोशंस करता है, अपने मीन पोजीशन से वो हटता है, छोड़ता है, हटता है, छोड़ता है, तब जाकर वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। और जब वहाँ पर मीडियम में पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस की वजह से जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है उस वजह से वहाँ पर वेव प्रोपागेट हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज अ कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमंग सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ द मीडियम।
अगर हम लोग किसी मीडियम में जहाँ पर वेव प्रोड्यूस हो रहा है या वेव प्रोपागेट हो रहा है वहाँ पर अगर हम लोग लगातार दो पार्टिकल्स के बीच का फेस डिफरेंस को देखें तो वहाँ पर फेस डिफरेंस जो है कंटिन्यूअसली वो चेंज होते रहता है अगर हम लोग सक्सेसिव पार्टिकल्स को देखें किसी भी मीडियम की तो। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा है पार्टिकल वन पार्टिकल टू स्टार्ट वाइब्रेटिंग स्लाइटली लेटर देन पार्टिकल वन एंड सो ऑन। जैसे कि किसी भी मीडियम के अंदर में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल है, तो ये क्या करता है वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है। अब यहाँ से वेव प्रोड्यूस होता है या एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होता है, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आता है, फिर ये एनर्जी ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आता है। तो इन सभी पार्टिकल्स के बीच अगर हम लोग टू लगातार पार्टिकल्स के बीच का फेस डिफरेंस देखें तो वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। और यहाँ पर वेव के डेफिनेशन में ही हम लोग देख चुके हैं कि एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। पार्टिकल्स जो है अपनी जगह पर वाइब्रेट होते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते रहते हैं और इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये वेव को प्रोड्यूस कर पाता है किसी भी मीडियम में, चाहे हम लोग वाटर की बात करें, चाहे एयर की बात करें या किसी भी मीडियम की बात करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें किसी भी पार्टिकल्स की किसी भी मीडियम में जहाँ पर वेव प्रोपागेट हो रहा है या वेव प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर उस मीडियम के अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी की बात करें तो मीडियम की इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट पोजीशन में, अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग वेलोसिटी होती है। जैसे कि हम लोग ये एक वेव है तो यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी मतलब ये जो वेव प्रोपागेट हो रहा है तो हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ पार्टिकल हैं जो वाइब्रेट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर वेव प्रोपागेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल है, तो इन सभी की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है हर एक पोजीशन पर, हर एक पॉइंट पर। ये बोलना चाह रहे हैं, ये 5th नंबर की जो प्रॉपर्टीज है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में 6th नंबर की। द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट। अगर हम लोग वेव की वेलोसिटी की बात करें, अभी हम लोग मीडियम में जिस पार्टिकल के वजह से वेव प्रोड्यूस हो रहा था उसकी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पर वेव जो प्रोपागेट हो रहा है उसकी वेलोसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो मीडियम की वेलोसिटी जो है, किसी भी मीडियम में अगर वेव प्रोपागेट हो रही है तो उस वेव की वेलोसिटी का क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी। और ये जो वेलोसिटी है वेव मोशन की, ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है एनर्जी इज प्रोपागेटेड अलोंग विद द वेव मोशन विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि कहीं पर किसी मीडियम में अगर वेव ट्रांसफ़र हो रही है, प्रोपागेट हो रही है, तो वहाँ पर केवल एनर्जी का प्रोपागेशन होता है, मीडियम का प्रोपागेशन नहीं होता है, मीडियम का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, केवल एनर्जी का प्रोपागेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं किसी भी मीडियम में वेव प्रोपागेशंस के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है। जैसे कि हमारे पास एक मीडियम है वाटर, जैसे कि हमारे पास एक मीडियम है एयर, तो इस एयर और वाटर में हम लोगों को वेव प्रोपागेट करवाना है। तो वेव प्रोपागेट कराने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, उस चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली नेसेसरी कंडीशन ये है कि मीडियम में क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। मीडियम में क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, सो दैट, ताकि पार्टिकल कैन रिटर्न टू देयर मेन पोजीशन आफ्टर हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड। ताकि मीडियम का जो पार्टिकल है वो अपने मेन पोजीशन से रिटर्न वापस आ सके और वापस जा सके जब उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है। तो इसका मतलब मीडियम में क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए।
एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी मीडियम में, चाहे वो एयर हो या वाटर हो या कोई भी मीडियम हो, उसमें वेव को प्रोपागेट कराने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन है मीडियम में क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ताकि उस मीडियम का जो पार्टिकल है उस मीडियम में डिस्टर्ब करने से या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने से वो पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशंस के दाईं और बाईं ओर टू एंड फ्रो मोशन कर सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यह नेक्स्ट कंडीशन है इनर्शिया की प्रॉपर्टीज, या इनर्शिया का कंडीशन होना चाहिए किसी भी मीडियम में वेव को प्रोपागेट कराने के लिए, सो दैट ताकि पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी, ताकि उस मीडियम का जो पार्टिकल है एनर्जी को स्टोर कर सके, एंड ओवरशूट देयर मेन पोजीशन, और वो अपने मेन पोजीशंस के दाएं और बाएं ओर अपनी टू एंड फ्रो अपनी मोशंस को क्या कर सके, रिपीट कर सके। थर्ड कंडीशन है मिनिमम फ्रीक्वेंसी अमंगेस्ट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच फ्रिक्शन जो है मिनिमम होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम की अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग अलग डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये एक एयर है, तो एयर की अगर हम लोग इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर जितनी डेंसिटी है उतनी ही इस वाले एरिया में भी डेंसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा तभी मीडियम में, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा तभी वेव अच्छे से प्रोपागेट हो पाएगा। तो ये भी एक कंडीशन है वेव प्रोपागेशंस के लिए। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेव्स की, बट यहाँ पर टाइप ऑफ वेव को हम लोग मीडियम के बेस पर क्लासीफाई करेंगे। तो मीडियम के बेस पर वेव्स को 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है मैकेनिकल वेव, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और थर्ड है मैटर वेव। सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल वेव के बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए या प्रोपागेट होने के लिए या संचरित होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मैकेनिकल वेव जो है सभी प्रकार के मटेरियल में एग्जिस्ट करता है, सभी प्रकार के मटेरियल में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं और यहाँ पर इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये इस प्रकार से वेव प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम लोग को मैकेनिकल वेव देखने को मिलता है, क्योंकि वेव जो है स्ट्रिंग के थ्रू प्रोपागेट हो रहा है। तो इस प्रकार से मैकेनिकल वेव है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कैन एग्जिस्ट मटेरियल। नेक्स्ट है गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ। जो मैकेनिकल वेव है ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब कहीं भी अगर किसी भी मटेरियल में हम लोग मैकेनिकल वेव को डिफाइन करेंगे और यदि वहाँ पर हम लोग उसको न्यूटन्स लॉ के थ्रू अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो वहाँ पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता है या फॉलो करता है जो मैकेनिकल वेव है। अगर हम लोग मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। जैसे कि एयर में जो वेव प्रोड्यूस होता है वो एक प्रकार का मैकेनिकल वेव होता है। इसी प्रकार वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव, रॉक वेव, साउंड वेव, स्प्रिंग वेव, सिस्मिक अर्थात भूकंप की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होता है वो भी एक प्रकार का मैकेनिकल वेव होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मीडियम के बेस पर जो सेकेंड टाइप का जो वेव होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से भी जाना जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको किसी भी प्रकार की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपागेट होने के लिए या बहने के लिए या संचरित होने के लिए। इट इज ट्रेवल इन थ्रू वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है और किसी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। देयर स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है, इसकी स्पीड को किसके इक्वल माना गया है? जो लाइट की स्पीड होती है उसके इक्वल माना गया है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है हम सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रे, लाइट वेव, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल हैं, या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप्स भी कहा जाता है। क्योंकि हम लोगों को पता है जो लाइट वेव होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इन सभी प्रकार के लाइट रे से या वेव से मिलकर बना होता है। आगे बात करते हैं।
अब थर्ड टाइप का जो वेव होता है इसके बारे में बात करते हैं, जिसको मैटर वेव कहा जाता है, या इसी को हिंदी में द्रव्य तरंगे भी कहा जाता है, द्रव्य तरंगे। तो मैटर वेव क्या होता है? द वेव विच इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। तो मैटर वेव एक प्रकार का एसोसिएटेड वेव है। एसोसिएटेड मतलब साथ में या संगत या संबद्ध या जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? किसके संबद्ध? तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग आसानी से नहीं देख सकते, जिसको केवल साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है, या जो हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप है या मशीन है उससे देखा जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इन सभी प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, उसी को क्या कहा जाता है? मैटर वेव कहा जाता है। अब यहाँ पर मैटर वेव को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। हालांकि ये एग्जांपल जो है एकदम एग्जैक्ट मैटर वेव को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि मैटर वेव केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये एक बॉल है। जब इस बॉल को हम लोग इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इस बॉल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, इस बॉल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। तो ये जो एसोसिएटेड वेव है ना, इसके साथ एक वेव है ना, इसी वेव को क्या कहा जाता है? मैटर वेव कहा जाता है। तो यही चीज़ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बीच भी होता है, या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ भी यही चीज़ होता है सेम। अभी मैं आप लोगों को बॉल का एग्जांपल लेके बताया, बट मैटर वेव माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। मैटर वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर अ प्रोपगेट। मैटर वेव को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये किसी भी पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है, इस वजह से। आगे बात करते हैं। दिस वेव डू नॉट लीव द मूविंग पार्टिकल एंड आर नॉट इमिटेड। दिस वेव डू नॉट लीव द मूविंग पार्टिकल। मैटर वेव में अगर मैटर वेव की बात करें तो जिस पार्टिकल्स की वजह से ये प्रोड्यूसर है उस पार्टिकल्स को ये छोड़ता नहीं है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दिया हूँ ना, ये एक पार्टिकल, ये बॉल है, ये बॉल जैसे मूव करता है तो इसी के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये तो इसी के साथ है, ये इसको कहाँ छोड़ा है? नहीं छोड़ा है, तो ये इसी के साथ एसोसिएटेड है। इसी को यहाँ पर बोला गया है दिस वेव डू नॉट लीव द मूविंग पार्टिकल्स एंड आर नॉट इमिटेड, और ना ही ये वेव को इमिट करता है, ठीक है। मैटर वेव का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि क्रिकेट मैच देखते हैं तो जब बैट्समैन जो है बॉल को हिट करता है, तो बॉल को हिट करता है और यहाँ पर फील्डर खड़ा हुआ है, तो फील्डर के कान के पास से जब ये बॉल गुजरता है तो यहाँ पर हम लोग को सूं करके एक आवाज़ सुनाई देता है, सूं करके एक आवाज़ सुनाई देता है। वो एक्चुअल में साउंड वेव है, या वो ये बॉल के साथ एसोसिएटेड एक वेव होता है जिसी को हम लोग मैटर वेव बोल सकते हैं। ये उसी का आवाज़ होता है ना। तो ये उसी के साथ एसोसिएटेड है, ये मूविंग पार्टिकल्स को छोड़ता नहीं है। आगे बात करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वेव को डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने ही 1924 के आसपास में डिस्कवर किया था या डिफाइन किया था। दिस वेव इज डिफाइंड द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और ये वेव जो है, मैटर वेव जो है, जो लाइट होता है या जो रेडिएशन होता है, इनके डुअल नेचर को डिफाइन करता है। डुअल नेचर मतलब जो लाइट वेव होता है कभी कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो इसी बिहेवियर को डिफाइंड किया जाता है मैटर्स वेव के थ्रू, और इसको डिफाइंड किया गया था डी ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा। और इन्होंने इस वेव के लिए वेवलेंथ के लिए फार्मूला भी निकाले थे, लेकिन उतना डिटेल अभी हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पकड़ बना रहे हैं हम लोग फिजिक्स के लिए, तो यहाँ पर उतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ वेव। जो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं। किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने से उस मीडियम के पार्टिकल में वाइब्रेशंस की वजह से वेव प्रोड्यूस होता है। तो उसी पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस के बेस पर, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर जो वेव है उसको फिर से 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है।
या कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव और सेकेंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव है जिसमें जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट होता है तो वेव के प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है। तो इस प्रकार हमको जो वेव मिलता है उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसी को आप लोग इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, ये ट्रांसवर्स वेव है। वेव का डायरेक्शन इधर है और अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस की बात करें तो ये वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ओके, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग को एग्जाम में ट्रांसवर्स वेव का 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछे तो आप लोग ये लिख सकते हो, दिस आर द वेव इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑस्किलेट्स और वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो अभी मैंने जो यहाँ पर समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए ट्रांसवर्स वेव का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग को ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार और वायलिन। तो जो सितार होता है इसमें जो स्ट्रिंग होता है, या गिटार होता है इसमें जो स्ट्रिंग होता है, यहाँ पर हम लोगों को ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वेव का जो डायरेक्शन होता है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है। मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ तबला और ढोलक, ढोलक में जो मेम्ब्रेन लगा होता है, या बैंड में या तबला में या ढोलक में जो मेम्ब्रेन लगा होता है, तो इसका जो वाइब्रेशन है, इससे जो साउंड वेव निकलती है वो साउंड वेव का प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। तो इसलिए हम लोग इसको भी ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ किंक ऑन अ रोप, रोप मतलब होता है रस्सी, रस्सी में जो किंक प्रोड्यूस होता है या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर भी एक वेव प्रोड्यूस होता है, वो भी एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव होता है। या हम लोग बोल सकते हैं जो स्ट्रिंग वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, या उसका नेचर ट्रांसवर्स नेचर का होता है। वेव्स सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अगर वाटर के सरफेस की बात करें तो वाटर के सरफेस में जो वेव प्रोड्यूस होता है, वाटर के सरफेस में जो वेव प्रोड्यूस होता है वो भी ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है अब भी मैं कुछ देर पहले बताऊं, ये भी ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो ये सभी क्या है ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स, दे कैन बी सेट अप ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स। जो ट्रांसवर्स वेव है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये सॉलिड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। दे कैन बी सेट अप ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, बट दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू द लिक्विड एंड गैस, बट ये लिक्विड और गैस के थ्रू ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन की बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो ये केवल सॉलिड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। और अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के सरफेस में ट्रांसवर्स वेव सेटअप होता है बट ट्रांसमिट नहीं होता है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है, बट दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू लिक्विड एंड गैस। ओके, आगे बात करते हैं, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में प्रोपागेट होता है या ट्रैवल करता है। जैसे कि यहाँ पर एक सॉलिड मटेरियल या स्प्रिंग ले रखे हैं या एक सॉलिड मटेरियल ले रखे हैं हम लोग, तो जैसे ही हैमर से हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को कुछ इस प्रकार का वेव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। उसी प्रकार यहाँ पर क्रेस्ट, यहाँ पर ट्रफ, यहाँ पर क्रेस्ट, इस प्रकार का हम लोग को ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलता है। और अगर हम लोग वाटर
वाटर की बात करें तो वाटर के सरफेस पर हम लोग को ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डार्क लाइन दिख रहा है ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें, एक स्ट्रिंग होता है, उसको एक इंड, उसके एक छोर को एक इंड से हम लोग फिक्स कर देते हैं, दूसरे इंड को भी फिक्स कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग इसको स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का वेव हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है? तो ये ट्रांसवर्स वेव का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक ऐसा वेव है जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है पैरेलल होता है या उसी के डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये एक वेव है, ये एक वेव है, इसका प्रोपगेशन डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। बट यहाँ पर पार्टिकल के वाइब्रेशंस को अगर देखें तो इसका भी वाइब्रेशंस का जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही है। मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल प्रोपगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस प्रकार जो वेव होता है इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस आर द वेव in which the individual particle of the medium oscillates or vibrates in the direction of propagation of wave। जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन होता है उसी डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल क्या करते हैं? ऑस्किलेट होते हैं या वाइब्रेशन करते हैं। तो इस प्रकार के वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन इन रेयर फ्रैक्शन। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव की ट्रेवल की बात करें तो ये कंप्रेशन इन रेयर फ्रैक्शंस के टर्म्स में ट्रैवल करता है। जैसे कि मैं ट्रांसवर्स वेव को बताया हूँ कि वो क्रेस्ट और ट्रफ के टर्म्स में मूव करता है, उसी प्रकार लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के टर्म्स में मूव करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है यहाँ पर हम लोग को कंप्रेशन मिलता है, और जहाँ पर डेंसिटी कम होती है यहाँ पर हम लोग को रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। वैसे तो मैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का मतलब बता दिया हूँ कि जहाँ पर वेव प्रोपगेट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपगेट हो रहा है वहाँ पर जहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी या वेव में पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर कंप्रेशन देखने को मिलता है, और जहाँ पर कम दिखता है वहाँ पर रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि ट्रांसवर्स वेव में जहाँ पर हम लोगों को वेव जो है मैक्सिमम मिलता था वहाँ पर क्रेस्ट मिलता था, मिनिमम था वहाँ पर ट्रफ मिलता था, उसी प्रकार यहाँ पर है। और यदि कंप्रेशंस का मतलब पूछ दिया जाए तो ऐसा लिख सकते हो, अ कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड। जहाँ पर पार्टिकल कंप्रेस्ड फॉर्म में रहते हैं, इकट्ठा के फॉर्म में रहते हैं, यहाँ पर हम लोग को कंप्रेशन देखने को मिलता है। और जहाँ पर रेयरफाइड रहते हैं, रेयरफाइड मतलब दूर दूर में रहते हैं या जहाँ पर डेंसिटी कम रहती है वहाँ पर हम लोग को रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल के लॉन्गिट्यूडिनल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। दिस वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बिकॉज फॉर दिस वेव प्रोपगेशन वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज नेसेसरी। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक ऐसा वेव है जो सॉलिड में भी ट्रांसमिट हो सकता है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि बिकॉज फॉर दिस वेव प्रोपगेशन वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज़ नेसेसरी। क्योंकि इस वेव के लिए, इस टाइप के वेव के लिए जो वॉल्यूम होता है और जो इलास्टिसिटी होती है मीडियम की, वो नेसेसरी होती है। अगर ये दोनों चीज़ है तो वो आसानी से वहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करें, इलास्टिसिटी की बात करें तो ये तीनों ही मीडियम में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही मीडियम में पाई जाती है। चलिए अब हम लोग ट्रांसवर्स वेव में जिस प्रकार एग्जाम्पल की बात किए थे उसी प्रकार अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो साउंड वेव होता है इसका नेचर जो है लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर ट्रेवल करते हैं, एयर में ट्रेवल करते हैं। अगर हम लोग वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप की बात करें, जो ऑर्गन पाइप होता है
या इसको आप लोग फ्लूट के थ्रू इमेजिन कर सकते हो। फ्लूट जिसमें हम लोग फूंक मारते हैं तो उसमें एयर कॉलम बनता है और वो एयर कॉलम में पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस के थ्रू उसमें से साउंड निकलती है। तो यहाँ पर जो एयर कॉलम में जो वाइब्रेशन है जो ऑर्गन पाइप या फ्लूइड में, उसका नेचर कैसा होता है, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है एक प्रकार का। आगे बात करते हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम एबो द सरफेस ऑफ द वाटर इन द ट्यूब ऑफ रेजोनेंस ऑपरेटर्स। जो ट्यूब होता है एयर कॉलम एबो द सरफेस ऑफ वाटर इन द ट्यूब, जो ट्यूब होता है या जो पाइप होता है उसमें अगर हम लोग जो वाटर सरफेस होता है उसके ऊपर अगर एयर कॉलम की बात करें, वहाँ पर भी हम लोगों को लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखने को मिलता है। रेजोनेंस ऑपरेटर्स आर लॉन्गिट्यूडिनल। प्राइमरी वेव ऑफ एन अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक होता है इसके थ्रू जो वेव प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर भी हम लोगों को लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखने को मिलता है। वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ये तो बहुत आम एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये सबको पता रहता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जो स्प्रिंग होता है इसमें दोनों प्रकार के हम लोग को वेव देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्लिंकी या इसी को स्प्रिंग बोल देते हैं, जो इस प्रकार रहता है, जिसको हम लोग ऐसे कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखने को मिलता है, और जब इसी को अप डाउन करके छोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलता है। और अगर हम लोग गैस में फ्लक्चुएशंस की बात करें, फ्लक्चुएशंस का मतलब ये होता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं इसमें किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करना या हलचल प्रोड्यूस करना। तो जो गैस में फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से वहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस होता है वो भी लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का होता है। आई होप इतना एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर आप लोगों को कोई पूछ दे कि डायमेंशन के बेस पर वेव कितने टाइप से होते हैं, तो बता देना 3 टाइप से होते हैं। अगर कोई भी वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग को 1 डायमेंशन वेव देखने को मिलता है। अगर वेव जो है 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 2 डायरेक्शन में या प्लेन में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को 2 डायमेंशन वेव देखने को मिलता है। 1 डायमेंशनल वेव का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसमें जो वेव प्रोपागेट होता है वो 1 डायमेंशन होता है। और अगर हम लोग वाटर सरफेस पर जो वेव प्रोपागेट होता है उसकी अगर बात करें तो ये 2 डायमेंशन होता है। और अगर हम लोग लाइट वेव या साउंड वेव की बात करें जो कि स्पेस में प्रोपागेट होता है तो ये एक प्रकार का 3 डायमेंशनल वेव होता है। आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेव बेस्ड ऑन द एनर्जी ट्रांसफर। तो किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र के बेस पर वेव को क्लासिफाई करते हैं, तो इसको 2 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव और सेकंड है स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव के बारे में कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसा वेव होता है जिसमें वेव का जो ट्रांसफ़र है या वेव के थ्रू मीडियम का जो एनर्जी है कंटिन्यूअसली ट्रांसफ़र होते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के वेव को क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव वेव। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा होगा, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। दोज वेव विच इज ट्रेवल कंटिन्यूअस एंड ट्रांसफर एनर्जी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा वेव जो ट्रैवल करता है, कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता है और वो लगातार एनर्जी को ट्रांसफर करते रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इस प्रकार के वेव को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। इन दिस वेव बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर। प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसा वेव है जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर होता है। इट में भी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अगर हम लोग प्रोग्रेसिव वेव के नेचर की बात करें तो ये ट्रांसफर्स नेचर का भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम विद इन वेव। अगर हम लोग प्रोग्रेसिव वेव के अंदर में पार्टिकल्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं अगर उसकी एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होता है। और यहाँ पर ये जो वेव देख पा रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और वेव का डायरेक्शन जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर ये जो वेव है कंटिन्यूअसली प्रोपागेट हो रहा है। तो इस प्रकार के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं।
तो आई होप ये प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के बेस पर जो वेव है इसको टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए। सेकंड होता है स्टैंडिंग वेव या इसी को स्टेशनरी वेव के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेशनरी वेव प्रोग्रेसिव वेव का जस्ट अपोजिट है। जैसे ट्रांसवर्स वेव देखे थे वो अपोजिट था लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, उसी प्रकार स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जो है प्रोग्रेसिव वेव का अपोजिट होता है। तो ये एक प्रकार का ऐसा वेव होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र जो है कंटिन्यूअसली नहीं होता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र जो है एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर में होता है। तो इस प्रकार का जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है जिस वेव में, उस वेव को कहा जाता है स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। When two sets of progressive wave trains of same time, both longitudinal और both transverse, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव का एक सेट है, दो प्रोग्रेसिव वेव का एक सेट है, ठीक है। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये प्रोग्रेसिव वेव है और एक ये प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक। आगे बोला जा रहा है बोथ लॉन्गिट्यूडिनल और बोथ ट्रांसवर्स। अगर हम लोग एक को ट्रांसवर्स लिए हैं, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव को अगर एक को ट्रांसवर्स नेचर का लिए हैं तो दूसरे को भी हम लोग को ट्रांसवर्स नेचर का लेना पड़ेगा। अगर एक को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का लिए तो दूसरे को भी हम लोग को लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का लेना पड़ेगा। हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सेम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, और दोनों का फ्रीक्वेंसी, दोनों का वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सभी चीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। with same speed along the same straight line in opposite direction, बट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये एक प्रोग्रेसिव वेव है और ये एक दूसरा प्रोग्रेसिव वेव है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है और वेलोसिटी सेम है, ठीक है। वेलोसिटी मतलब स्पीड, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। एक जो है पॉजिटिव अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपागेट हो रहा है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपागेट हो रहा है। तो दो प्रोग्रेसिव वेव जिसका नेचर जो है सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव करता है तो दोनों के सुपर इम्पोज होने के बाद अ न्यू सेट ऑफ वेव आर फॉर्म। दोनों के सुपर इम्पोज के बाद हम लोग को वेव का एक नया फॉर्मेशन मिलता है। तो दोनों के सुपर पोजिशंस के बाद यही वेव जो है हम लोग को कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और इसी जो न्यू फॉर्मेशन हुआ है वेव का, उसी फॉर्म को ही क्या कहा जाता है, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव है, ये दूसरा प्रोग्रेसिव वेव, दोनों के सुपर इम्पोज से हम लोग को यहाँ पर एक नया फॉर्मेशन मिला है वेव का। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी वेव कहा जाता है। आई होप अब आप लोगों को स्टेशनरी वेव भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कहाँ कहाँ पर हम लोगों को स्टेशनरी वेव देखने को मिलता है। स्ट्रिंग ऑन अ गिटार और एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर भी स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखा आप लोगों को, वहाँ पर हम लोग को स्टैंडिंग वेव देखने को या स्टेशनरी वेव देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग स्टैंडिंग वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 0 एट नोट्स टू मैक्सिमम एट एंटी नोट्स। और अगर हम लोग स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव में अगर पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ वेरी होता है, फ्रॉम 0 8 नोट्स, जो नोट्स होता है वहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड्स क्या होता है, 0 होता है। और अगर एंटी नोट्स पर बात करें तो वहाँ पर पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, स्टैंडिंग वेव एक ऐसा वेव होता है जिसमें अगर हम लोग पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड की बात करें तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहाँ पर हम लोग को एंटी नोट्स देखने को मिलता है और जहाँ पर मिनिमम होता है वहाँ पर हम लोग को नोट्स देखने को मिलता है। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नोट्स क्या होता है और एंटी नोट्स क्या होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ स्टेशनरी वेव आर द सेम एज फॉर द कंपोनेंट वेव। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी।
किसका? स्टेशनरी वेव का। ये सेम होता है, क्या होता है? सेम होता है। कैसे सेम होता है? जो कंपोनेंट वेव होता है ना, कंपोनेंट मतलब जिन दो प्रोग्रेसिव वेव के सुपर इम्पोज से या मिलने से या अध्यारोपण से जो हम लोग को रिजल्टेंट वेव मिला है, उस रिजल्टेंट वेव का वेवलेंथ और टाइम पीरियड जो है उनके कंपोनेंट के सेम होता है। जैसे कि एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, ये दूसरा प्रोग्रेसिव वेव है, दोनों के मिलने से हम लोग को कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। तो ये स्टेशनरी वेव है, तो इसका कंपोनेंट वेव क्या कौन होगा? तो ये इसका यहाँ पर जो अंदर में ग्रीन कलर का जो वेव बनाया हूँ, ये इसका कंपोनेंट वेव होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेशनरी वेव का जो वेवलेंथ टाइम पीरियड होगा, ये वही वेवलेंथ टाइम पीरियड होगा जो इसके वेव के कंपोनेंट का होगा। आगे बात करते हैं। Velocity of particle while crossing mean position varies from maximum at antinodes to 0 at nodes। अगर हम लोग पार्टिकल्स की वेलोसिटी की बात करें तो जैसे ही ये मेन पोजीशंस को क्रॉस करता है तो इसका जो वेलोसिटी है वेरीज होता है। कहाँ से कहाँ वेरीज होता है? मैक्सिमम एट एंटी नोड्स। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो एंटी नोड्स जो होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और नोड्स वाले पोजीशंस में इसकी वेलोसिटी या तो मिनिमम होती है या फिर ज़ीरो होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, या फिर यहीं पर बता देता हूँ डायरेक्ट मैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये स्टेशनरी वेव है, तो जहाँ पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी या एम्पलीट्यूड ज़ीरो होती है या मिनिमम होती है, यहाँ पर हम लोगों को मिलता है नोड। और जहाँ पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम अर्थात इस पॉइंट पर मतलब यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हम लोगों को एंटी नोड्स देखने को मिलता है। और जहाँ पर मिनिमम होता है वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड, यहाँ पर हम लोगों को नोड देखने को मिलता है, यहाँ पर हम लोगों को नोड देखने को मिलता है। आई होप ये नोड और एंटी नोड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी इसको हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि नोड और एंटी नोड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी रिजल्टेंट वेव में। मैथमेटिकली भी बात करेंगे इसके बारे में, इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टेशनरी वेव की। देयर आर सर्टेन पॉइंट इन द मीडियम इन अ स्टैंडिंग वेव। जो स्टैंडिंग वेव होता है उसमें जो मीडियम का जो एक सर्टेन पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, विच आर परमानेंटली एट रेस्ट, दिस आर कॉल्ड नोड्स। देखो मैंने कहा था ना कुछ देर पहले, नोड्स का डेफिनेशन भी देखेंगे। तो नोड क्या होता है? नोड को अब भी जस्ट मैं आप लोगों को जो रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव है उसके माध्यम से बता दिया हूँ, बट फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। तो नोड क्या होता है? एक सर्टेन पॉइंट होता है। कहाँ पर पॉइंट होता है? जो मीडियम होता है वहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो परमानेंटली क्या होते हैं? पार्टिकल्स नहीं, मीडियम जहाँ पर रेस्ट पर होता है, जहाँ पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम होती है, परमानेंटली एट रेस्ट, दिस आर कॉल्ड नोड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज नोन एज एंटी नोड्स। और जहाँ पर एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी मैक्सिमम होती है पार्टिकल्स की, वहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? एंटी नोड्स देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं 6 नंबर की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। द डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव। अगर हम लोग डिस्टर्बेंस की बात करें एक पर्टिकुलर रीजन में, अब पर्टिकुलर रीजन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं कंसिडर कर देता हूँ, अभी मैं बताया हूँ कि दो प्रोग्रेसिव वेव के सुपर इम्पोज से जो स्टेशनरी वेव है वो बनता है। स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशंस का एक और कंडीशन होता है, जैसे कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये एक वॉल है और ये एक दूसरा वॉल है, यहाँ से एक वेव प्रोपागेट होता है, तो ये वेव प्रोपागेट होता है तो यहाँ से ये ऐसा कुछ प्रोपागेट होता है, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस आता है। तो यहाँ पर इसी रीजन की बात कर रहा है, द डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, तो दोनों के बीच एक कन्फाइंड रीजन पाया जाता है
किसमें, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव में। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। देयर इज नो फॉरवर्ड मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वन पार्टिकल टू एडजॉइनिंग पार्टिकल एंड सो ऑन बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर रीजन। और अगर हम लोग इस रीजन में एनर्जी फॉरवर्ड की या पार्टिकल फॉरवर्ड की बात करें इस डिस्टर्बेंस में, तो इसमें किसी भी प्रकार का फॉरवर्ड मोशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन होता है या एनर्जी फॉर्मेशन जो होता है या ट्रांसफ़र जो होता है वो एक बॉन्डेड रीजन में होता है। तो आई होप अब स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी वेव से रिलेटेड सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के बारे में। जो प्रोग्रेसिव वेव होता है ना, प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। उस मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोला जाता है प्रोग्रेसिव वेव के लिए। तो ये आता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव कैसे है, तो ये y एक्सिस देख पा रहे हैं, ये x एक्सिस देख पा रहे हैं। एक वेव है जो यहाँ इस पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। और अगर हम लोग वेव लेंथ की बात करें तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वन साइकिल जहाँ पर कंप्लीट होता है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो जहाँ पर वन साइकिल कंप्लीट होता है, दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट को O से रिप्रेजेंट किए हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ से जो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल होता है और जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, इनके बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और ये निगेटिव एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये निगेटिव एम्पलीट्यूड। यहाँ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग ले रखे हैं, ये आर्बिट्ररी पॉइंट P है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर वेव का जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है ये अलोंग x एक्सिस है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v ले रखे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर इस वेव की एंगुलर फ्रिक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो वो ओमेगा है, और ये प्रोपगेट होने में जो टाइम ले रही है वो है t, टाइम t है, और वेलोसिटी तो v है, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये रहा यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है प्रोग्रेसिव वेव का, इसमें जो पैरामीटर यूज़ किए हैं वो सारा चीज़ मैं डिफाइन कर दिया हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं डेरिवेशंस की तरफ कि ये आता कैसे है। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग SHM के लिए देख चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता है। तो इसी प्रकार ये सिंपल जो प्रोग्रेसिव वेव है ये भी एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, या पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक हार्मोनिक फंक्शन है। ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ये एक प्रकार का हार्मोनिक फंक्शन है, और हार्मोनिक फंक्शंस के लिए इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। इसलिए इस वेव के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एक्स टी लिखा हूँ, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है ये y एक्सिस है, इसलिए इसको y ले रखे हैं, और यहाँ पर x और t ले रखे हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है जो y डायरेक्शन में हो रहा है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की पोजीशन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम t के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और आप लोग देख भी सकते हो ये टाइम t है और ये ओमेगा है, ठीक है। t का मतलब टाइम के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। आगे बात करते हैं। अब हम लोगों को वेलोसिटी का डेफिनेशन पता है। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है v इज इक्वल्स टू, या स्पीड का डेफिनेशन पता है, v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी होता है। तो t का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो v को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो t का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है एक्स अपॉन v। अब ये वाले फिगर को ध्यान से देखो, वेव जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है। तो पॉइंट A पर जो वेव प्रोपागेशन हो रहा है प्रोग्रेसिव वेव, तो इसका टाइम कितना है, तो इसका टाइम कितना है, तो t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन v है। यहाँ पर जो पार्टिकल है ना, इसके पास कितना टाइम है, t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन v। अब ये यहाँ पर ये जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, इसकी वजह से जो वेव प्रोपागेट हो रहा है वो वेव प्रोपागेट कुछ ऐसा हो रहा है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वेव प्रोपागेट होकर कुछ
डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और ये पॉइंट P पर पहुंच चुका है। तो पॉइंट P पर हमको अगर टाइम लिखना हो तो टाइम कैसे लिखेंगे? तो टाइम को हम लोग लिखेंगे t माइनस एक्स ओपन वी। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर टाइम कितना t, ठीक है। पहले टाइम कितना था t, तो t में से एक्स ओपन वी पहले बीत चुका है। तो जो टाइम t है इसमें से अगर मैं जो पहले बीत चुका है इस टाइम को अगर हटा दूं तो p टाइम पर मुझे एक्चुअल टाइम मिल जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट पर टाइम की बात करें, यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव वेव प्रोपागेट हो रहा है और पॉइंट O पर अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये कितना है, एक्स अपन वी है, इस फॉर्मूला से निकाले हैं पॉइंट O पर। इसी प्रकार अगर मैं पॉइंट P पर जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है इस पार्टिकल्स के लिए अगर मैं टाइम कंक्लूड करूं तो मुझे केवल यहां पर जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है इस पार्टिकल्स का अगर एक्चुअल टाइम t निकालना है तो यहां पर जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है इसके टाइम को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लिया है इस टाइम को मुझे हटाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर पार्टिकल्स के लिए टाइम अगर निकालना हो तो मैं यहाँ पर t माइनस ये वाला टाइम को हटा देता हूँ और ये वाला टाइम कितना, एक्स अपन वी हटा देता हूँ, तो मुझे पॉइंट P पर टाइम मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर t को रिप्लेस किए t माइनस एक्स अपन वी से। अब यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है ना t इज इक्वल्स टू t माइनस एक्स वी, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम लोग पुटअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी, ये मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ओमेगा को अंदर ट्रांसफर कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा y एक्स टी इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। ठीक है, आगे बात करते हैं y ऑफ एक्स टी। अब इसी को हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं a साइन ओमेगा टी और यहाँ पर ये जो ओमेगा अपॉन v है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k के इक्वल लिख सकते हैं। अब इस रिलेशंस को हम लोग ऐसा क्यों लिख सकते हैं इसको आगे बात करेंगे अभी। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव वेव है इनिशियल पॉइंट क्या है, O है, मतलब ये O पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट ना होकर यहाँ से स्टार्ट होता या ये वेव जो है यहाँ से स्टार्ट होता तब यहाँ पर ये इक्वेशन चेंज हो जाता, दूसरा इक्वेशन आ जाता, उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी केवल इसी चीज़ के ऊपर फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला था कि ये रिलेशन कैसे आया, k इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन वी। तो हम लोगों को पता है k का मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है जो कि 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। और हम लोगों को ये भी पता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो कि 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। और हम लोगों को ये भी पता है जो फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वेलोसिटी और वेवलेंथ के साथ वो होता है न्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन लेमडा। और हम लोगों को ये भी पता है कि ये जो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है इसमें अगर इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, कैसे सब्स्टिट्यूट करें, ये जो न्यू का वैल्यू है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई वी अपॉन लेमडा। और यहाँ पर ये 2 पाई अपॉन लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से k के इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू के वी मिल जाएगा। मुझे k का वैल्यू चाहिए इसलिए v को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा k इज इक्वल टू ओमेगा अपन वी, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। किसके लिए, प्रोग्रेसिव वेव के लिए। प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर y एक्स टी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और a को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में। और अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात करें तो इसको फेस कहा जाता है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई जीरो, जहाँ पर फाई जीरो को कहा जाता है इनिशियल फेस जिसका वैल्यू मैक्सिमम टाइम 0 कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पर ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टी को कहा जाता है टाइम, एक्स को कहा जाता है पोजीशन और के को कहा जाता है एंगुलर वेव नंबर कहा जाता है।
या इसी को प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है इक्वेशन नंबर 2 में। आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोगों को मिला है अभी, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोगों को मिला है y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? याद रखना, अभी हम लोग जो जो प्रोग्रेसिव वेव लिए थे वो कुछ इस प्रकार लिए थे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेट करता है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हैं। दूसरा नोट पॉइंट ये है, अगर इसी वेव को हम लोग, इसी प्रोग्रेसिव वेव को अगर निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग प्रोपगेट करवाते हैं तो इसी इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते, तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाता, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो याद रखना, ये वाला इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होता है जब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, और ये प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है जब जो प्रोग्रेसिव वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो इक्वेशन है इसको भी प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहा जाता है, जो कि है y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब ये इक्वेशंस कैसे आता है इसको देखते हैं। तो जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ कि प्रोग्रेसिव वेव जब ओरिजिन पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा था, जब ये ओरिजिन पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा था, प्रोग्रेसिव वेव जो है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशंस में हमको यही इक्वेशन जो है ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स मिल रहा था। बट अगर यही वेव जो है ओरिजिन पॉइंट O से स्टार्ट ना होकर बैक पॉइंट से स्टार्ट हो, सपोज ये पॉइंट P से स्टार्ट हो, या फिर इस पॉइंट से स्टार्ट हो ऐसे, या फिर ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो कुछ इस प्रकार से, तो इस सिचुएशंस में इस प्रोग्रेसिव वेव का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बुक में, जैसे कि रेफरेंस बुक हो गया, उसमें इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव वेव के लिए, और किसी किसी बुक में जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव वेव के लिए। तो मैं दोनों को ही केस बता देता हूँ कि ऐसा कब कब लिखा जाता है। ये इक्वेशंस कब लिखा जाता है मैं अभी बता चुका हूँ, और ये वाला इक्वेशंस कब लिखा जाता है वो इस केस में लिखा जाता है। अच्छा, ये आता कैसे है इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जब पॉइंट O से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स का जो टाइम होता है, रेट होता है, या वो जितना टाइम लेता है वेव को प्रोड्यूस करने में, वो कितना t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी है। बट यही पॉइंट जो है, पॉइंट, अगर हम लोग पॉइंट P पर टाइम को लिखना चाहें, अभी मैं यहाँ पर पॉइंट O पर टाइम को लिखा हूँ तो वो ये है। अगर मैं पॉइंट P पर टाइम का वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, एक्स वी माइनस टी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर टाइम कितना एक्स अपॉन वी है, तो यहाँ पर का टाइम निकालने के लिए जो हमारे पास एक्स अपॉन वी है इसमें से टी टाइम को हम लोग क्या कर देते हैं, सबसेट कर देते हैं। तो हम लोग को जो इक्वेशन नंबर 1 मिला था, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर मिला था, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर मैं उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ये जो t है इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, y एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस टी मिल जाएगा। और यहाँ पर ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ पर ओमेगा अपॉन वी को हम लोग लिख सकते हैं के। तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा y एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये मिल गया हमको प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, जब हमारा जो प्रोग्रेसिव वेव है बैक पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा था, ना कि ओरिजिन पॉइंट से, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव आया है। अगर यही प्रोग्रेसिव वेव जो है निगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करता, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। इसीलिए इस इक्वेशन में क्या लिखा है, प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो ये रहा प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस का सभी कॉन्सेप्ट।
आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के 3rd नंबर के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। जो प्रोग्रेसिव वेव है जब ये ट्रैवल करता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है, अर्थात यहाँ पर हम लोग स्पीड मतलब v का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास दो प्रोग्रेसिव वेव है, जिसमें से एक वेव जो है ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरा जो वेव है ये बैक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट से स्टार्ट होता है या यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और दोनों वेव को ही हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये दोनों वेव किस में है, सेम फेस में है, मतलब दोनों के बीच किसी भी प्रकार का फेस डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, दोनों सेम फेस में है। ये दोनों सेम फेस में क्यों है, क्योंकि दोनों जो है अप्रॉक्स जहाँ पर एंड हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सभी लगभग सेम पॉइंट है, लगभग सेम पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहे हैं और सेम पॉइंट पर ही ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा सपोज कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप का जो वेव होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम फेस में बोलते हैं। और अपोजिट फेस में किसको बोला जाता है, जैसे कि एक वेव कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, दूसरा वेव जो है कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करता है, तो इसको बोला जाता है अपोजिट फेस। और इस प्रकार का वेव ट्रेवल करता है तो इसको बोला जाता है सेम फेस में। तो इसी प्रकार का वेव पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं ये जो फर्स्ट वेव है और ये जो सेकेंड वेव है दोनों सेम फेस में होंगे। और लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट वाले जो वेव है, ये वाला जो वेव है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कुछ ऐसा होगा, y x t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ऐसा क्यों होगा, इसका रिलेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी प्रोग्रेसिव वे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये y x t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब प्रोग्रेसिव वेव जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो, इनिशियल पॉइंट उसका ओरिजिन हो और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब इस प्रकार का हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिलेशन यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हूँ। और ये जो दूसरा वाला वेव है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं y x t इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये वाला इक्वेशन यूज़ किए हैं और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस वजह से इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब चूंकि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि दोनों वेव किस में है, सेम फेस में है, किस में है, सेम फेस में, अर्थात यहाँ पर जो फेस है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे हम लोग इस वाले इक्वेशंस का फेस लें चाहे इस वाले इक्वेशंस का फेस लें, जो साइन के साथ में एंगल के जगह पर जो वैल्यू रहता है इसी को तो फेस बोलते हैं ना, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। फेस क्या होता है, फेस डिफरेंस क्या होता है, सारा चीज़ देख चुके हैं। तो यहाँ पर फेस कांस्टेंट है, तो हम लोग फेस कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इसको लिख सकते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा टी है तो ये ओमेगा आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, माइनस के एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स अपॉन टी मिल जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को क्या मिल गया था, ओमेगा माइनस के वी। यहाँ पर ये जो एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी। वी मतलब ये वेलोसिटी का डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उसी चीज को लिखा गया है, ओमेगा माइनस के वी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर के वी को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू के वी हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, वी का वैल्यू निकालना था स्पीड का, तो के को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिल जाएगा वी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के मिल जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को पता है 2 पाई नहीं होता है, और के का भी वैल्यू पता है, प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा और के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोग को, और फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू हम लोग को पता है 1 अपॉन टी होता है, न्यू इज इक्वल्स टू इन। तो इन सभी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दे तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर न्यू बचेगा, यहाँ पर 1 अपॉन लेमडा बचेगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा न्यू लेमडा। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो वैल्यू है या फिर जो प्रोग्रेसिव वेव है उसका स्पीड हम लोग को कितना मिल गया, वी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, जहाँ पर न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी और लेमडा का मतलब है वेवलेंथ।
अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू पता है 1/t होता है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/t लैम्डा, या इसी को अरेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू λ/t। तो इसी को कहा जाता है ट्रेवलिंग वेव की स्पीड। कौन से वेव की? प्रोग्रेसिव वेव। अब चलिए हम लोग अभी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़े हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको इग्नोर मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे अगर इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप लोगों को, आप लोग के एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है इसका आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अ वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय। एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस होता है, उस वेव, और वो वेव कौन सा वेव है? जो भी वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है या स्टेशनरी वेव है, जो भी वेव है, तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होता है उसका हम लोग को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है। वाई एक्स टी इज इक्वल टू 0.005 साइन 80.0 x माइनस 3.0 t, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग को दे रखा है। इन विच द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट आर एस आई यूनिट 0.005 मीटर 80.0 रेडियन पर मीटर। यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है इसका यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है मीटर, रेडियन पर मीटर और रेडियन पर सेकंड दे रखा है। कैलकुलेट ए द एम्पलीट्यूड, तब हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पर एम्पलीट्यूड। उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, मतलब लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके बाद थर्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। of the wave, also calculate the displacement y of the wave at a distance x is equals to 30 सेंटीमीटर। और अगर डिस्टेंस को अगर हम लोग x is equals to 30 सेंटीमीटर ले लें और अगर टाइम को t is equals to 20 सेकेंड ले लें, तब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, मतलब y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये एनसीईआरटी का दिया हुआ एग्जाम्पल है जो कि सेंट्रल स्कूल में आ चुका है 2005 में। तो आगे बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है समझ में आ गया होगा। हमको एक ट्रैवलिंग वेव दे दिया गया है जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, तब हम लोग को एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ इक्वेशन है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोगों को पता है जो हार्मोनिक वेव होता है या जो ट्रेवलिंग वेव होता है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स माइनस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी टी होता है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है। अगर ये नहीं पता तो एक बार मैं बता देता हूँ। हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे हैं वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हम लोग देखे हैं अभी कुछ देर पहले डिस्प्लेसमेंट रिलेशन प्रोग्रेसिव वेव के लिए। तो इसी इक्वेशंस को यहाँ पर लिखा हुआ है, बट के के जगह पर यहाँ पर 2 पाई अपॉन लेमडा रखा है क्योंकि हम लोग को पता है के इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। और यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा की जगह पर यहाँ पर 2 अपॉन कैपिटल टी लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग को पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ पर ओमेगा के जगह पर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रखा हुआ है। अब इस इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है, और इस वाले इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 0.005 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग के वैल्यू की बात करें, के अर्थात 2 पाई अपॉन लेमडा की बात करें तो ये मिल जाएगा 80 रेडियन पर मीटर मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू बात करें, ओमेगा अर्थात 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की बात करें तो ये 3 रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है एम्पलीट्यूड 0.005 मीटर। अब हम लोग को एम्पलीट्यूड मिल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वेवलेंथ निकालने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है 2 पाई अपॉन लेमडा 80। तो लेमडा का वैल्यू निकालना है तो लेमडा को इधर ट्रांसफर करेंगे, 80 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 80, ठीक है, रेडियन पर मीटर। अब जब हम लोग यहाँ पर ये 2 पाई है, यहाँ पर 80 है, जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 7.85 क्रॉस 10 के पावर माइनस 2 मीटर। और जब ये मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 के पावर माइनस 2 और 10 के पावर प्लस 2,
ये डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7.85 सेंटीमीटर, ये आंसर बच जाएगा। थर्ड हम लोग को निकालना था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है यहाँ से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड निकालना था तो टी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे और ये 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू 2π/3। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2π और 3 को, तो हम लोग को मिल जाएगा 2.09 सेकेंड मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग को निकालना था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच हम लोग को रिलेशन पता है, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t होता है। तो टी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 2.09 सेकेंड होता है। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो न्यू इज इक्वल्स टू मिल जाता है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2.09 सेकेंड मिल जाता है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.48 हर्ट्ज। तो यही फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था एम्पलीट्यूड निकालना था, सेकंड में हम लोग को वेवलेंथ निकालना था, थर्ड में हम लोग को टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो ये सारा चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। लास्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग को दे रखा था 0.05 साइन 80 एक्स, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 30 और t का वैल्यू दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन में 20 सेकेंड। इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं x और t का वैल्यू पुट कर दूं, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 0.005 मीटर साइन 80 क्रॉस 0.3। 0.3 क्या है जी? x का वैल्यू हम लोग को 30 सेंटीमीटर दे रखा है और सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो मुझे मिल जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा 0.3 से इसको 30 को अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूं, 30 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर टाइम का वैल्यू हम लोग को सेकंड में दिया हुआ है, तो टी के जगह पर हम लोग 20 पुट करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर 80x है, तो ये इस x के वैल्यू को सेंटीमीटर में ना रखकर यहाँ पर मीटर क्यों लिए हुए हैं? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है एम्पलीट्यूड को मीटर में लेना है और इसको ये 80 किसका वैल्यू था, या इसको हम इसका यूनिट हम लोग को दे रखा है रेडियन पर मीटर दे रखा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करना पड़ा सेंटीमीटर को। तो फाइनली हम लोग को कितना मिल गया? y इज इक्वल्स टू 0.005 मीटर साइन 80 क्रॉस 0.3 माइनस 3 क्रॉस 20, ये हम लोग को मिल गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सबस्ट्रेट कर देंगे। सबस्ट्रेट करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा -36 रेडियन मिल जाएगा। और -36 रेडियन इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई 0.005 मीटर से करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया? 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज़, वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कैसे कैलकुलेट करना है एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है और आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा इससे आप कैसे सॉल्व करना है। बाकी आप लोग इसी के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो NCERT में दे रखा है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है 4th नंबर का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल।